जा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। या अल्लाह, सब खैर हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। फैजी, फोन उठाओ बेटा। फैजी, सब खैरियत थी ना बेटा? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? और निम्रा कहाँ है? वो क्यों नहीं साथ आई? नहीं आएगी वो। क्या मतलब? उन लोगों ने मुझे उस घर में कदम रखने से मना कर दिया। किसने? हारिस ने। और मम्मी, मुझे आप सच सच बताएं, क्या निम्रा ये बात जानती थी कि मैं आयशा से मोहब्बत करता था? बताएं ना अम्मी। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उसे सच सच बता दो, उसे अच्छा लगेगा। और उसने ये बात अपने घर तक पहुंचा दी। कितनी बड़ी बेवकूफ है वो। निम्रा ऐसा नहीं कर सकती। उसने आज तक तुमसे इस बात का जिक्र नहीं किया, तो अपने घर वालों से कैसे कर सकती है? अभी कुछ दिन पहले मुझे उसके बहनोई ने ताना दिया था ताकि मैं आयशा को हासिल नहीं कर सका। और उन लोगों को ख्याल है कि मैं उस घर में आयशा की वजह से जाता हूं। आज जब तुम वहां गए तो आयशा घर पर थी? मुझे नहीं पता। मुझे हारिस ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। और उसने मुझे वो कुछ कहा जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक इज्जतदार इंसान अपने बहनों के लिए ऐसे भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकता। निम्रा ने उसे रोका नहीं था तो कम से कम तुम्हारे साथ ही वापस आ जाती। नहीं अम्मा, निम्रा के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं। फैजी, फैजी, तुम्हें क्या लगा इस घर में हमारी नजरों के नीचे तुम इतना घिनौना खेल खेलते रहोगे और हमें कभी खबर नहीं होगी? तुम जैसे बेगैरत इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना हो, हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। मेरे मालिक, करम करना। निम्रा और फैजी की जिंदगी में जो तूफान उठा है, उसकी जिद में आयशा ना आए। फैजी, फैजी, आंटी, फैजी कहाँ है? उसके सामने मत जाना, वो बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा जायज भी। मामा और हारिस को एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बेचारी आयशा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया है। क्या? आयशा को घर से बाहर निकाल दिया? उस बेचारी को बिना किसी जुर्म की सजा मिल रही है आंटी। वो बेचारी तो इस मामले में कुछ जानती नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। काश वो अब भी ना जान पाती। जिसकी पाक दामनी की गवाही फरिश्ते देते हैं, उसे अपनों ने ही निकाल कर गंदगी से लथपथ कर दिया है। इसी बात का डर था मुझे। निम्रा, तुम्हें क्या जरूरत थी फैजी और आयशा की मोहब्बत का जिक्र करने की अपने घर वालों के सामने? आंटी, मैं क्यों जिक्र करूंगी किसी से इस बात का? और फैजी बता रहा था कि तुम्हारे बहनोई ने इस बात का ताना दिया था। मुझे तो खुद मजहर भाई ने ये सच बताया है। उन्होंने ये बात फैजी से सुनी थी जब वो आपसे बात कर रहे थे आयशा की रुखसती पर। एक बार मुझे प्लीज आयशा को दुल्हन बना वो देख लेने दो प्लीज प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? जिसकी तुमने सारी जिंदगी एक झलक तक नहीं देखी, आज तुम्हारा दिल मचल रहा है उसकी एक झलक देखने को। आशा की तो रूह छल्ली हो गई होगी, वो तो सोच भी नहीं सकती फैजी के दिल में क्या जज्बात है।
उस बेचारी पे तो कयामत गुजर गई होगी। आयशा को क्या हुआ? क्या हुआ आयशा? हाँ, वो हारिस ने उसको माँ बाप के घर भिजवा दिया। क्यों? इसमें उसका क्या कसूर था निम्रा? उन्हें लगता है कि आप और आयशा शादी के बाद भी राब्ते में रहना चाहते थे। जान ले लूंगा तुम्हारे भाई की अब। फैजी, बस नहीं, वैसे हारिस की जान मत लेना, उसमें तो आयशा की जान है ना। तुम में भी तो जान है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की। जरा सा हाथ जल गया, जरा सा हाथ जल गया था तो कितना तड़पे थे बोलो। अब मैं बताऊंगा कि तड़पाते कैसे। मैं तुम्हें अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल रहा हूं। फैजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस अम्मी, अब इस मामले में मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं और आयशा अपने ना करता गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। मेरी वजह से? चलो यहां से। नहीं आंटी, नहीं 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 फैजी नहीं, खुदा के लिए प्लीज मुझे मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, हमेशा मैंने आयशा का सुख ही चाहा है। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, ऐसे नहीं करे मेरे साथ प्लीज। आंटी नहीं नहीं फैजी नहीं, खुदा के लिए ऐसे नहीं करे। नहीं नहीं मेरे ये दरवाजा निम्रा के लिए नहीं खोले, वरना आपको जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए। चला जाऊंगा मैं ये घर छोड़कर। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वैसे खुदा के लिए वैसे कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये दरवाजा निम्रा के लिए नहीं खोले, वरना आपको जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोले वैसी। तो पहले ही फैजी और निम्रा की शादी के हक में नहीं थी। माँ फैजी और निम्रा एक साथ बहुत खुश हैं। फैजी पे भी बहुतान लगाया गया है। लोग तो जानते हैं फैजी ने हमेशा मेरा कितना एहतराम किया है। बहुत मान था ना आपको ज़हीरुद्दीन की दोस्ती पर। जाएं, पकड़ें जाकर गिरेबान उनका, मांगे उनसे मेरी बेटी के आंसुओं का हिसाब। मेरी तो अक्ल माफ होकर रह गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई एक बेबुनियाद बात पे कुरान शरीफ को बीच में क्यों लाता है। जो लोग खुदा की किताब को गवाह बनाकर झूठ बोलते हैं ना बाबा, खुदा उनको कभी माफ नहीं करता। तो गिला सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने इस झूठी गवाही पे यकीन कर लिया। बेटा, हमें माफ करना। अनजाने में हमने बहुत गलत फैसला कर दिया। नहीं बाबा, अच्छा आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है, तो शायद मेरा कोई अमल था इसकी मुझे सजा मिल रही है। मैंने कोई ऐसी चीज की थी जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज था। आयशा बेटे ऐसे क्यों कह रही हो? अल्लाह तुमसे नाराज क्यों होगा? हाँ, जिन्होंने मेरी बेटी को दुख दिया, उससे तकलीफ दी, वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आयशा अब किसी के साथ कुछ भी हो जाए, जिस जलती रेत पे हारिस ने मुझे खड़ा कर दिया है, कि जलन कभी कम नहीं होगी। बस मेरा बेटा, बस। जिन्होंने मेरी बेटी को इस आग में झोंका, देखना सारी जिंदगी अंगारों पर चलेंगे। मेरी बद्दुआ है उन्हें।
सोचता हूं कि लड़की के माँ बाप भी कितने बेबस होते हैं। जी चाहता है कि हारिस और ज़हीर का गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरी बेटी की खता क्या थी, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि जिस तरह वो आयशा का नाम लेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं मांगूंगी हिसाब उनसे, कुरान पर हाथ रखवाऊंगी मैं उनसे, एक एक के किरदार की गवाही और अपनी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब मांगूंगी मैं उनसे। जो लोग हिसाब देने ही नहीं जानते वो आंसुओं का हिसाब क्या देंगे? तो क्या जिन्हें हिसाब देने से डर नहीं लगता वो किसी पर भी जब जी चाहे बहुतान लगा देंगे? काश मैं उनसे अपनी आयशा के आंसुओं का हिसाब मांग सकता। लेकिन उनके आगे क्या? मैं तो अपने अल्लाह के आगे झुकूंगी, उससे इल्तिजा करूंगी, उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगी, उससे फरियाद करूंगी। मेरी बच्ची ने तो कभी भी अल्लाह के रजा के खिलाफ कुछ नहीं किया। बचपन से जो अल्लाह के इश्क को अपने दिल में बसाया तो जवानी तक उस पर आंच नहीं आने दी। फिर मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम, ऐसा घटिया इल्जाम क्यों? अब इस मामले में मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं और आयशा अपने ना करता गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। निम्रा, चलो बेटा उठो। आंटी, फैजी से कहीं मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा अंदर तो चलो बेटा, उठो, शाबाश। तुम बैठो, मैं उससे बात करती हूँ जाके। वो कहती है मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं अगर उसके भाई की तरह होता ना तो उसके टुकड़े ही कर देता। इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं है, तो फिर मैं ये बोझ क्यों उठाऊं? निम्रा से शादी मैंने आयशा की खुशी के लिए की थी, और जब वो लोग आयशा को इज्जत नहीं दे सके तो फिर मेरे पास निम्रा के लिए कुछ नहीं, इज्जत भी नहीं। तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ की इज्जत की जगह नफरत ने ले ली है। तुम तो ये समझते हो ना, तुम्हारे और आशा के रास्ते में मैंने कांटे बोए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें रोककर
तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे अपनी पलकों से चुने और सारी सारी रात बैठकर मैंने दुआएं मांगी हैं। जो वहां पर अजाब सह रही होगी ना, उसकी वजह सिर्फ मैं। अगर मानते हो कि मोहब्बत को एहतराम से जीतने नहीं दिया तो फिर इस नदामत को खत्म कर दो। उसके हालात की वजह तुम हो। आशा के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, लेकिन निम्रा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। निम्रा ने सच जानने के बावजूद भी तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। आयशा तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन निम्रा अपने घर वालों से तुम्हारी खातिर लड़ रही है और तुम उसका साथ छोड़ रहे हो। फैजी, अम्मी, मैं आयशा की जिंदगी बर्बाद करने वालों के साथ निभा नहीं कर सकता। मत भूलो, आयशा का रिश्ता हारिस के साथ कमजोर पड़ा है और तुम्हारा रिश्ता आज भी आयशा के साथ वही है। तुमने आयशा से वादा किया था कि तुम निम्रा को खुश रखोगे, और अगर अब तुम अपने वादे से पलटोगे तो अपनी मोहब्बत पर दगाबाजी की मोहर तुम खुद लगाओगे। बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आप सफर में थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। जो कुछ तुम लोग कह रहे हो मैं कभी भी उसका यकीन नहीं कर सकता। जो भी पहली बार सुनेगा वो यकीन नहीं करेगा। आयशा ने खुद को 7 पर्दों में छुपाकर हमारे सामने जिस तरह खुद को नेक और पाक दामन साबित किया, हम उसे ही उसकी हकीकत समझ बैठे। फैजी के बारे में तो मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आशा की मासूमियत और पाक दामनी का मुझे यकीन है। तुम लोग यकीन करो या ना करो। देख रही हो किंसी, इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्हें आयशा मासूम लग रही है। उसने खुद एतराफ किया है। क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाने से इनकार कर दिया था। और इस बात से तुमने समझ लिया कि वो गुनहगार है? मुझे तो निम्रा की फिक्र हो रही है, ना जाने उस पे क्या सलूक हो रहा होगा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। खुदा के लिए उसको वहां से जाकर ले आए, वो लोग उसको बहुत टॉर्चर करेंगे। कि तो सारी प्लानिंग खाक में मिल गई है। उनको तो इस बात की भिनक भी नहीं थी कि हमें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगर मजहर हमें सच ना बताता तो पता नहीं कब तक ये घिनौना खेल खेला जाता रहता। बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज। मामा, मजहर को मैंने बहुत पहले बोला था कि प्लीज सच्चाई बता दो, हकीकत बता दो, लेकिन हम दोनों को शर्म आती थी कि ये सच हम आप दोनों के सामने कैसे बताएं। निम्रा को अगर शक भी होता कि फैजी की दिलचस्पी इस घर में है तो वो इसका इजहार जरूर करती, लेकिन उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। पापा, निम्रा तो बेवकूफ है, वो सब जानती थी। उसको शादी से पहले ही पता चल गया था कि फैजी का किसी और के साथ अफेयर है, और शादी के बाद उसे आयशा और फैजी की हकीकत के बारे में भी पता चल गया। तभी तो उन लोगों ने निम्रा पे जुल्म तोड़ रखा था कि कहीं वो सच ना बता दे और दोबारा से फैजी और आयशा एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
निम्रा इतनी कमजोर लड़की नहीं है जो किसी का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर ले। जब तक मैं सारी बात निम्रा के मुंह से ना सुन लूं, मुझे यकीन नहीं आएगा। आयशा पहले दिन से ही मजहर के खिलाफ थी। शायद उसे शक हो गया था कि मजहर उसकी घिनौनी असलियत के बारे में जान चुका है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये बात पहले हम क्यों नहीं समझे। जब आयशा ने फैजी से कहा कि निम्रा से शादी कर लो तो वो फौरन मान गया। इस बात में उन दोनों का मफाद जुड़ा हुआ था, ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आई? मामा स्ट्रेस मत ले। हारिस कहाँ है? मुझे छुपाता फिर रहा होगा और कहाँ होगा। खुद को संभालो हारिस। मैं मानती हूँ कि आयशा तुम्हारा गुरूर था और उसने तोड़ा है तुम्हारा गुरूर। जिस तरह उसने तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे एतबार के साथ खेला है ना, तुम तो मोहब्बत का नाम सारी जिंदगी अपनी जबान पे नहीं लाओगे हारिस। लेकिन हर मोहब्बत करने वाला दगाबाज नहीं होता। मुझे तो यकीन ही नहीं होता एला कि उसके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त एक धोखा, एक फरेब था। उसको अंदाजा नहीं है कि उसने क्या गवाया। इस तरह टूटकर चाहने वाले तो किसी किसी को नसीब में मिलते। हारिस, जिस तरह तुमने उसको चाहा है, मेरी चाहत को तो खिलौना ही समझा ना उसने। अपनी झूठी मोहब्बत से बहलाकर वो मेरे साथ खेलती रही। वो खुद तो किसी और की थी। मैं हमेशा से उसको बहुत खुशनसीब समझती थी कि उसे तुम जैसा इंसान मिला। और तुम जानते हो कि जब आंटी ने मुझे फोन पर सारी बातें बताई तो मुझे शदीद नफरत होने लग गई आयशा से। मुझे तो खुद से ही नफरत हो गई है। क्या बातें कर रहे हो तुम हारिस? बी ब्रेव। तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। तुमने अपने आप को बदल डाला उसके लिए, और उसकी मोहब्बत की खातिर तुमने हर एक की मोहब्बत को रोन डाला। लेकिन क्या फायदा यार, धोखा तो मेरे साथ ही हुआ ना। अपनी झूठी मोहब्बत से बहलाकर वो मेरी सच्ची मोहब्बत का मजाक उड़ाती रही और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उसे भूल जाओ हारिस। एक बार उसे भूल जाओगे ना, उसके दिए हुए सारे जख्म खुद ही भर जाएंगे। अगर उसे भुला भी दूंगा मैं, तो भी उसके दिए हुए जख्म हमेशा ताजा रहेंगे। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी उसके बगैर गुजारनी पड़ेगी मुझे। तो उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें उसको रोक लेना चाहिए था। अपने हाथों से जहर कौन पीता है एला? मैंने पिया तो मैं आयशा को सब कुछ। शायद तुम्हारी ही बद्दुआ लग गई मुझे फिर। निम्रा बेटा, अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है। मैं तुम्हें दवाई देती हूँ, बुखार उतर जाएगा। आंटी प्लीज फैजी से कहें कि मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी मांग रही हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं? बुरा तो उसने किया है बेटा। उन्हें मेरे साथ जितना बुरा करना है कर ले, लेकिन खुद से अलग मत करे। मैं नहीं रह पाऊंगी। पापा, अरे तुम्हें तो बुखार है बेटा, तुम्हारा पूरा जिस्म तप रहा है। जी मैंने चेक किया था, दवाई देनी है अभी। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा।
कहाँ ले जाएंगे आप मुझे पापा? अपने घर बेटा, और कहाँ? कौन सा घर पापा? जहाँ नफरतों के सिवा और कुछ नहीं है, जहाँ मोहब्बत करने वालों पर तोहमतें लगाई जाती, जहाँ पाक दामनी पर कीचड़ उछाले जाते हैं पापा। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी पापा, जहाँ सच को झूठ साबित करने के लिए कुरान की गवाही देना मजबूरी बन जाए। सब कुछ जानते हो भी तुम ये कह रही हो बेटा? जी पापा, क्योंकि सच सिर्फ मैं जानती हूँ, मामा हारिस मजहर किन्जी नहीं जानते। और आयशा? वो बेचारी तो कुछ भी नहीं जानती पापा, जितना सच आपको मालूम है वो भी नहीं। चलो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आओ मैं तुम्हें दवाई दे दूं। नहीं आंटी, आज मुझे पापा को सच बता लेने दे, क्या पता इन्हें यकीन आ जाए। नहीं निम्रा, अब मुझे कोई सच नहीं जानना। तुम्हारे आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे घर पे खुदा का कहर टूटा है, जहां एक मासूम पे बोहतान लगाया गया है। भाई साहब, उसकी पाक दामनी की तो गवाही फरिश्ते भी देंगे, जिसको आपने अपने घर के कटहरे में लाके खड़ा किया है। और फैजी के किरदार की गवाही मैं देती हूँ पापा। इन जैसा शख्स इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। मुझे माफ कर दो बेटा। अंकल, आप मुझे गुनहगार कर रहे हैं। मैं आपकी एक बेटी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं इसकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। भाई साहब, आयशा बेकसूर है, उसको आप वापस ले आइए। सजा देनी है तो आप फैजी को दीजिए। नहीं बहन, अब तो लगता है कि सजा का मुस्तहिक सिर्फ मैं हूं, जिसके घर में एक मासूम पे ऐसा इल्जाम लगाया गया कि ये धरती भी कांप उठी। मजहर बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं आयशा की बद्दुआ इस घर को बर्बाद न कर दे। आयशा तो खुद किसी की बद्दुआ की जद में है, उसकी बद्दुआ हमें क्या लगेगी? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, वो तो बहुत अल्लाह वाली बच्ची है। अल्लाह वाली? अगर इतनी अल्लाह वाली होती तो लोगों की आंखों में धूल ना झोंकती, ऐसे अपना मुआशका ना चलाती। अरे भाई, तुम्हें क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? वो अगर अपना इश्क चला रही थी तो चलाने देते, तुम्हारा क्या जा रहा था? इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। अच्छा ये बताओ, किन्जी रात को घर आएगी? मुझे नहीं लगता, उनके घर में काफी परेशानी चल रही है, मुझे लगता है वो वहीं रुकेगी। हाँ, मैं सोच रही थी कि दुर्दाना को फोन करूं, लेकिन ये सोच के नहीं किया कि वो ये ना समझे कि मैं उनके जख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ। कोई जरूरत नहीं फोन करने की, जैसे अमाल होंगे वैसा ही भुगतेंगे। अमाल? उन बेचारों ने क्या किया है? आयशा की तरफ से आंखें खुली रखते तो ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, उनके घर का मसला है, उन्हें निपटने दें। क्यों? उनका मसला तुम्हारा मसला नहीं है? बहुत परवाह कर ली मैंने उनकी। मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को देर हो गई तो वापस नहीं आऊंगा। ना, कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी, दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ, हो सकता है ना आऊं। वो बेचारी तो कुछ भी नहीं जानती पापा, जितना सच आपको मालूम है वो भी नहीं। आप भी उसकी बातों में आ गए ज़हीर, हद होती है। मुझे लगता है कि ये सब निम्रा ने फैजी के दबाव में आके कहा होगा, ताकि फैजी उसे उस घर में रहने दे। फैजी अगर इतना बुरा है तो निम्रा उसके साथ रह क्यों रही है? निम्रा सिर्फ हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो ये बताना चाह रही है कि उसका डिसीजन जो है वो सही है। मेरा भी यही ख्याल है।
तो आप मानते हैं कि ये सच्चाई है? नहीं, मुझे इस बात का यकीन है कि निम्रा का उस घर में रहने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। वो बीवी है, अपने शौहर के आला किरदार की गवाही दे रही है। फिर मैं किसी और की किसी दलील को हरगिज नहीं मानूंगा। आप मजहर के कुरान पे दिए हुए हल्फ को झुटला रहे हैं ज़हीर। अगर आयशा सच्ची होती तो वो भी मजहर की तरह कुरान पे हाथ रख के हल्फ उठा लेती ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो कसूरवार है। तुम लोगों ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं रहने दिया कि मैं जाके आयशा से कुछ पूछ सकूं। और पूछूं तो क्या पूछूं? निम्रा तो कहती कि आयशा कुछ जानती ही नहीं। अच्छा, तो अब हम सब गलत हैं और निम्रा आपकी नजर में सच्ची है? किसी तुमने घर नहीं जाना? अरे क्या हो गया ज़हीर, आप इसे घर क्यों भेज रहे हैं? ये सारी आग इसके शौहर की लगाई हुई है। जिस शख्स का किरदार हम सिर्फ इसकी खुशी के लिए बर्दाश्त करते रहे, आज वो इस काबिल हो गया है कि लोगों पे बद किरदारी की तोहमत लगाया और गवाहियां देता फिरे। मजहर ने तो हमेशा ही आप लोग का भला चाहा है। वो तो अभी भी सच्चाई बयान नहीं करता अगर आयशा उस पर कीचड़ न उछालती तो। आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? ये तो सोचे कि हारिस कहाँ रह गया, अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहीं अपने ज़मीर को खामोश कराने की कोशिश कर रहा होगा, जो चीख चीख के उससे कह रहा होगा कि तुमने आयशा जैसी मासूम लड़की पे बोहतान लगा के गुनाह किया है। पापा को इस घर में मेरी प्रेजेंस बहुत बुरी लग रही है ना? तो ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन उनको ये जरूर बता दीजिएगा कि मजहर लाख लापरवाह सही, लेकिन फैजी जैसा धोखेबाज नहीं है वो। किंजी मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा गुस्से में थे, मेरी बात तो सुनो। किंजी आयशा सो गई है क्या? आंसू थमेंगे तो नींद आएगी ना। अच्छे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। उसकी बेबसी के आगे उसका सब्र हार गया। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि उसका सब्र हारे। मानता हूं कि जो ठोकर उसे लगी है उसने उसे रेसा रेसा कर दिया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उन रेजों को इकट्ठा जमा कर ले और अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द उसी तरह से कर दे जैसे पूरी जिंदगी वो अल्लाह के सुपुर्द करती है। इन दोनों ने निम्रा को इस्तेमाल किया अपनी मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए। आयशा हाथ रखो और बोलो ये झूठ बोल रहा है। आयशा बेटा, आप सोई नहीं अभी तक बाबा?
जिस कर्ब से तुम गुजर रही हो बेटा, उस कर्ब के साथ हम भला कैसे सो सकते? बेटा, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया तो तुमने उसे हमेशा खुदा की तरफ से एक आजमाइश समझा। फिर इस बार खुदा पर तुम्हारा भरोसा क्यों कमजोर पड़ गया? पापा, चाहे एतबार हो, कोई किसी की बात पे कैसे आ सकता है? बेटा, हारिस भी तो इंसान है। इंसान के लिए अपने जैसे किसी इंसान की बातों में आना कौन सा मुश्किल काम है? बेटा, तुम क्या भूल गई जब हजरत आयशा पे भी तोहमत लगी थी? नेक परहेजगार लोगों पर झूठ और तोहमतें तो हर दौर में लगती रही हैं, लेकिन उसको हिम्मत, सब्र और हौसले से बर्दाश्त करने में खुदा की रजा है। तुम पे बहुतान हारिस ने नहीं लगाया बेटा, वो तो बस वक्त के किसी कमजोर लम्हे में शैतान के बहकावे में आ गया होगा। इस बहुतान की जिद में फैजी भी आ गया। उसने तो कभी मुझे आंख उठा के देखा तक नहीं। क्या गुजरी होगी उस पे बाबा? पूरा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? बेटा, तुम दूसरों की फिक्र छोड़ो, तुम्हारे बारे में तो इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा होगा। रही बात फैजी की, तो वो जानता है कि ये सब बहुतान है, वो भी बड़े सब्र और बर्दाश्त से उसका सामना करेगा। देखो आयशा बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल में कभी तना नहीं छोड़ता। वो दुखी दिल की सदा हमेशा सुनता है। कभी दिल ना टूटे प्यार में।